and gold it is for India at Tokyo Olympics 2020. Hello everyone, I am Gorvit with the Red Devils, Deepak and Rishabh, and the Indian citizen Lalit Patel. And you are listening to Talk Ball by Four Branches. शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले ओलंपिक्स 2020 से. बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडल के साथ. मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जिताया था इंडिया को वेट लिफ्टिंग के अंदर, और एंड किया है नीरज चोपड़ा ने एक स्वर्णिम इतिहास लिखते हुए गोल्ड मेडल के साथ जेवलिन थ्रो के अंदर 87.58 मीटर्स का उन्होंने थ्रो किया. इससे पहले कई एथलीट्स थे जो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर काफी पास आए थे मेडल जीतने के. उनमें मिल्खा सिंह थे और अपनी अंजू बॉबी जॉर्ज थी और पीटी उषा भी थी, पर वो जीत नहीं पाए थे ओलंपिक्स में मेडल. बट नीरज चोपड़ा ने कल वो करके दिखाया है. तो दीपक, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. तो नीरज का जब गोल्ड मेडल पक्का हुआ तो किस तरह की फीलिंग आई आपको तो पता ही है, मैं तो आपके साथ, हम लोग ऑनलाइन ही थे एक दूसरे के साथ, तो बिल्कुल बस वही फीलिंग जो सारे हिंदुस्तानियों की थी कि अंत भला तो सब भला. सीना घर से चौड़ा हो गया. एक गोल्ड मेडल की हम काफी विश कर रहे थे और वो उन्होंने पूरी करके दिखाई. इससे बढ़िया बेटर कुछ हो भी नहीं सकता था. ऋषभ, आप वो मैच देख नहीं पाए थे, बट आपने उसकी सेरेमनी जरूर देखी होगी, मेडल सेरेमनी. तो जब नेशनल एंथम बजा उस टाइम क्या गूज़बम्स आए आपको? आए ही होंगे फॉर श्योर. जी बिल्कुल. एक ओलंपिक जैसे इवेंट में नेशनल एंथम बजना, वो झंडा ऊपर जाते हुए देखना, वैसे ही हमेशा ही एक गर्व की बात है. और फेंकने में तो हम लोग हमेशा ही माहिर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो. तो फेंकने में हमें गोल्ड मेडल आया, उसको देख के काफी अच्छा लगा. लास्ट टाइम जब इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था अभिनव बिंद्रा को 2008 था. उस टाइम 10वीं में था, तो मैं इतना देख नहीं पाया था. बट कल का जो इवेंट था वो बिल्कुल भी मैंने मिस नहीं किया था, और दीपक ने भी मिस नहीं किया था. एकदम ग्लू से फिक्स हो गए बैठ गए टीवी के सामने. और बिल्कुल जी, पिछले 10-15 दिन में मेरे ख्याल से मैंने लगभग इस इवेंट को छोड़ के कल के जो भी तो मैंने लगभग सारे इवेंट्स देखे हैं. वो इवन गोल्फ भी देखा है. बिल्कुल, गोल्फ जैसा स्पोर्ट जिसको हम सोचते थे कि क्या ये इवन स्पोर्ट में भी काउंट होता है, उसको भी हमने देखा. तो पूरा समझ में भी आ गया अब तो गोल्फ कैसा होता है. बिल्कुल. थोड़ा आइडिया लगा गोल्फ का. और काफी अच्छी फाइट दी 200 रैंक अदिति अशोक ने. फोर्थ पे फिनिश किया. थोड़ा सा हार्ड लग था उनका. शुरू के 3 दिन सेकंड थर्ड स्पॉट पे चल रही थी और लास्ट दिन शायद उनके नाम नहीं था, इस वजह से वो फोर्थ पे फिनिश कर गई. 17th पोल में उनका बस एक शॉट मिस हुआ, वरना तो वहाँ पे भी मेडल मिल जाता आपको. बट कोई नहीं, चलता रहता है ऐसा. इस बार इंडियन हॉकी टीम ने वो करके दिखाया जो हमारे बर्थ से पहले करती आ रही थी. एक पोडियम फिनिश की है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है. एक दिल्ली इच्छा रहेगी इंडियन हॉकी को गोल्ड मेडल या फिर कोई भी मेडल जीतते हुए देखे ओलंपिक्स के अंदर, क्योंकि एक स्वर्णिम इतिहास रहा था. 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी ने ओलंपिक्स के अंदर, सबसे ज्यादा. और इस बार जब मेडल मिला तो ऋषभ, कैसा लगा आपको? आपने वो मैच पूरा देखा था, बल्कि सारे मैच आपने फॉलो किए हैं इस बार हॉकी के. बिल्कुल, मैंने इवन उनके भी मैचेस फॉलो करे हैं जो इंडिया के नहीं थे, बट वो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे थे. तो काफी सारे नए रूल्स पता लगे. फुटबॉल को हम इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, तो काफी सारी सिमिलैरिटीज जो अलग हैं, तो बहुत अच्छा लगा. वो खासकर इंडियन टीम को इतने अच्छे लेवल पे, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट खेलते देख के डेफिनेटली उनकी फिटनेस और मेंटालिटी पहले से इम्प्रूव हुई है. तो बहुत अच्छा लगा वो देख के. और मेंस टीम की बात अपने कर रहे हैं, वुमेन्स टीम की बात भी कर लेते हैं. जब शुरू उन्होंने किया था अपना ओलंपिक का ये सफर, तो शुरू के मैचेस वो हारे और आखिरी के 2 मैचेस जीते. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया और सेमीफाइनल में फर्स्ट टाइम एंट्री ली. सेमीफाइनल में काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट हार गई. उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी जीविया से हार गई. तो वुमेन्स टीम के लिए क्या कहना चाहोगे दीपक आप? वुमेन्स टीम ने उनका जो ग्रुप स्टेजेस में मैच थे और जो उन्होंने नॉकआउट स्टेज में करा, बहुत ज्यादा ही फर्क आया. लाइक जमीन आसमान जितना फर्क था, क्योंकि वो ग्रुप स्टेज में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मतलब अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे. लेकिन जैसे ही वो ग्रुप नॉकआउट फेज में आए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बहुत अच्छे तरीके से हराया. ऐसा नहीं कि पाक दा बस कर दिया एक गोल के बाद, लेकिन 4 में से 2 क्वार्टर तो इंडिया ने डोमिनेट किया. उसके बाद उनका अगला मैच हुआ ग्रेट ब्रिटेन, नहीं जर्मनी से, नहीं ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड अर्जेंटीना थी शायद. अर्जेंटीना से तो सेमीफाइनल अर्जेंटीना थी. वो मैच भी काफी अच्छा खेली थी इंडिया, लेकिन आखिरी सेट में आके, आखिरी क्वार्टर में आके उन्होंने जो गोल खा लिए.
और उसके बाद थोड़ी पासिंग में मिस बैलेंस हुई, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही पूरे नॉकआउट फेज में। ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी 3 क्वार्टर्स तक इंडिया डोमिनेट कर रही थी। आखिरी क्वार्टर के अंदर आके वो एक गोल जो उन्होंने मारा JBR ने, उससे वो मेडल अपने हाथ में चला गया। बट कोई नहीं, एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 12th नंबर की टीम थी जो ओलंपिक्स को खत्म करते करते 7th नंबर पे आ गई है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। अपने उम्मीद करते हैं आगे जाना और अच्छा करेगी, बहुत बढ़िया करेगी ये टीम, क्योंकि काफी अच्छा ही परफॉर्मेंस था। एक बात कर रहे थे बैडमिंटन की। बैडमिंटन में इस बार भी अपने को एक मेडल मिला है। 2012 से लगातार अपने को मेडल मिलते आ रहे हैं। एक बार साइना नेहवाल ने लिया, 2 बार PV सिंधु ले चुकी हैं, और PV सिंधु इस टाइम 26 की हैं, 26 की हो गई हैं। अगले ओलंपिक्स तक 29-30 की हो जाएंगी। तो क्या लगता है अगली बार भी कुछ कम्पीट कर पाएंगी मेडल के लिए, दीपक? हाँ, मेरे को तो लग रहा है जरूर। और जिस हिसाब से उनका पूरा टूर्नामेंट रहा, वो तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार गोल्ड ही आएगा उनका, लेकिन स्टेट सेट्स में जीते थे सारे, स्टेट सेट में और डोमिनेशन के साथ। ऐसा भी नहीं था कि कोई सामने वाली टीम ने कुछ ज्यादा, और जो भी पॉइंट वो लूज कर रही थी वो खुद की गलती से ही कर रही थी मोस्ट ऑफ द मैच। लेकिन सामने जब उनका जो सेमीफाइनल मैच है उसमें सामने वाली प्लेयर काफी अच्छा खेली, तो ऑब्वियसली वो उनका जीतना बनता था। लेकिन PV सिंधु से मेरे को अगले उसमें भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ऋषभ, आपने बैडमिंटन को भी काफी ज्यादा अच्छे से फॉलो किया था। इंडियन मेंस की डबल टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 को हराया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनके फेवर में दूसरे रिजल्ट्स नहीं गए, जिस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो क्या आने वाले अगले टूर्नामेंट्स में ये टीम कुछ बढ़िया करके दिखाएगी? देखिए, बिल्कुल, मैं एक ही बात हमेशा बोलता आया हूँ, गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, तो तसल्ली क्या जो घुटनों के बल चले। तो ये एथलीट्स उस में वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि इन सब चीज़ों से सीखते हैं, ऑब्वियसली अगली बार खेलेंगे। और इस बार हमने ऐसे मैचेस देखे हैं, सिर्फ बैडमिंटन में ही नहीं, हम चाहे वो आर्चरी बोलें, गोल्फ बोलें, जिसमें हमने 4th प्लेस मिस करा, बहुत ही मार्जिन से हम, या आखिरी मिनट में, आखिरी सेकंड में हमने एक मेडल लूज किया है, जो कि आज हमारी टैली डबल फिगर्स में हो सकती थी। 4 स्पोर्ट्स तो आप और मैं खुद ही गिन के बता सकते हैं कि हम 7 की जगह 11 हो सकते थे। तो ऑब्वियसली वो फाइन मार्जिन हमें अब उन पे वर्क करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से हमने इम्प्रूवमेंट देखी है इन सारे स्पोर्ट्स में, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अगले 3 सालों में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में हम इससे बेटर इम्प्रूव कर पाएंगे। और रेसलिंग की बात कर लेते हैं। रेसलिंग में भी 2008 से लगातार मेडल जीत रहे हैं। 2 बार तो सुशील कुमार ने दिलाया, एक बार योगेश्वर दत्त ने दिलाया, एक बार साक्षी मलिक ने दिलाया, और इस बार अपने पास 2 मेडल आए, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। तो दीपक, कजाकिस्तान काफी अच्छा है रेसलिंग के अंदर। तो 2024 का जो अपना ओलंपिक्स आएगा, इसमें भी रेसलिंग काफी टक्कर दे पाएगी? मेरे को लग रहा है जरूर देगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब रेसलिंग का हरियाणा के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में बन रहे हैं, बहुत सारे एकेडमीज बन गई है। पर हरियाणा ने अभी 2 एकेडमीज अनाउंस नहीं खोली है। हाँ जी, हाँ। लेकिन मेरे को लग रहा है अब जिस हिसाब से इस पिछले ओलंपिक्स में भी और इस ओलंपिक में भी जिस हिसाब से लोगों का क्रेज दिखा इस गेम के प्रति, तो मेरे हिसाब से अब हमको बहुत सारे एथलीट्स मिलेंगे, बहुत सारे रेसलर मिलेंगे इस खेल के लिए। मेरे को लग रहा है सिर्फ दीपक पुनिया और बजरंगी नहीं, बल्कि मेरे को लग रहा है और सारे भी क्वालिफाई कर पाएंगे अगले उसके लिए। पाटिल काफी देर से चुप बैठे हैं। अभी ऋषभ ने बोला कि 7 मेडल्स को अपने थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बट 7 मेडल जो इंडिया को मिले हैं उसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। तो पाटिल, सेटिस्फाइड है आप इंडिया की परफॉर्मेंस के साथ? जी, मैं सेटिस्फाइड तो कह सकते हैं, बट एक नेशन जो 1.3 बिलियन लोगों का है, बट तो उसके लिए 7 मेडल सेटिस्फाइंग तो नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपने कल रात को हेमंत सिंह से बात की थी? जी नहीं, थोड़ा उनसे दूर रहिए। पर जो भी टैली आप अपनी नहीं पहले मेरी पूरी बात सुनिए। जो भी आप टैली अपनी बेटर करते हैं, जो जिस भी टारगेट को आप बेटर करते हैं, वो आपके लिए प्रोग्रेस ही है। तो इंडिया भी वैसे भी डेवलपिंग नेशन है, तो प्रोग्रेस कहीं भी हो, कितनी भी हो, एटलीस्ट प्रोग्रेस हो रही। ऋषभ क्या कह रहे थे? नहीं, मैं वही दीपक की बात पे बिल्डअप करके कहना चाह रहा था। जैसे कल परसों हमारी हेमंत सिंह जी से बात भी हो रही थी, उन्होंने बोला, तो जैसे दीपक जी ने बोला कि अकेडमीज बनेंगी, उससे पहले दीपक ने बोला कि हरियाणा में अकेडमीज बनी, तो ये एक ट्रेंड शुरू होता है कि आपने 2008 में पहला मेडल जीता रेसलिंग में, उसके बाद वहाँ की अकेडमीज बनी, जिससे और लोगों को मिलता है। अब जैसे नीरज के गोल्ड मेडल मिलने पे तो हरियाणा में एक इसी के नाम से इन्हीं की एकेडमी शुरू हो रही है, जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले
2-3 ओलंपिक्स में वहां पे ट्रैक एंड फील्ड में और प्रोग्रेस मिलेगा। तो ऐसे ही ये माइलस्टोन छोटे छोटे चाहिए होते हैं नेशंस को, जो आगे आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कल मैं हेमंत सिंह को समझाने की ट्राई कर रहा था, बट वो कुछ और ही खा के पैदा हुए जो समझते नहीं इस बात को। वहाँ आपकी गलती ये है कि आप बहस के आगे दीन बजा रहे थे, तो वो अलग वो बात भी। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि नीरज अभी 23-24 की है और नेक्स्ट ओलंपिक तक वो अपने इस मैच्योरिटी लेवल को हासिल कर लेंगे जहाँ पे वो अपना 88.07 मीटर्स का जो मार्क है उसको पार कर सकते हैं, 90 मीटर्स तक जा सकते हैं। तो अभी आने वाले 2 ओलंपिक्स में मेरे को लगता है कि काफी टक्कर देंगे नीरज। मेरे को तो लग रहा है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही रिकॉर्ड बना देंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि उनका बेस्ट पर्सनल बेस्ट इससे भी बढ़िया है। 88.07 उनके कोच ने ही बोला था कि वो बाहर प्रैक्टिस में 90 मार रहे थे। और अच्छा, इसी एरिया में हम कमलप्रीत कौर को भी ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी पर्सनल बेस्ट अगर वो देती तो आज हमारे पास एक और ब्रॉन्ज होता। बट कोई बात नहीं, लोग उस चीज को भूल गए हैं काफी हद तक। बट अगर आप जो मैंने पहली बात बोली वो भी पुनिया को देखकर सीखी या उनको अपना आइडल मानती है। पिछले 4 साल से पुनिया पिछले 2 ओलंपिक से पुनिया ओलंपिक्स में खेलती आ रही है, तो ऑब्वियसली उसी से इंस्पिरेशन मिलती है और आगे ऐसे आता है। वो टॉप 8 में फिनिश किया कमलप्रीत ने, ऐसा नहीं कि वो पहली बार होगी। सबसे बेस्ट मोमेंट ओलंपिक्स का क्या था? ऑब्वियसली गोल्ड मेडल वाला ही मोमेंट होगा आप दोनों के लिए, ऋषभ और 100%। और मैं बोल सकता हूँ पहला मेडल जो मीराबाई ने जीता वो भी काफी शानदार हो। ऋषभ क्या कह रहे थे? बिल्कुल, गोल्ड मेडल ऑब्वियसली सबसे बढ़िया मोमेंट, बट जो मोमेंट था जिसके अंदर वुमेन्स टीम सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया को हरा, वो मोमेंट उस टाइम पे इवन तो आपका मेडल पक्का नहीं हुआ था, बट जिस बैकग्राउंड से हमारी वुमेन्स टीम आती है, आप देखिए, आपने सुना होगा जो पीछे देश में हुआ अर्जेंटीना से मैच हारने के बाद जो भी उनको उनकी फैमिली को फेस करना पड़ा, रेसिज्म कास्टिज्म जो भी कहिए, उन सबको एडवर्स कंडीशंस को बुला के आगे बढ़ के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया। उसके बाद ऑन फील्ड जो एटमॉस्फेयर था जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करी या दूसरे जाके ऑस्ट्रेलिया को कंसोल किया, जो भी एनवायरनमेंट था, मेरे ख्याल से वो बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किसी परफॉर्मेंस में इंडिया? मैं तो मेरे हिसाब से बोलो। मेरे हिसाब से बॉक्सिंग में पंगल, मेरा भी वही अमित दंगल से मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि नंबर 1 सीट वाली बात आप हटा भी दीजिए। बॉक्सिंग एक ऐसा है जहाँ पे आपको अटैक करना है, अगर आप अटैक ही नहीं करेंगे तो डिफेंस करेंगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग इट राइट और यू आर इन द रॉन्ग स्पोर्ट। तो मेरे को बिल्कुल वो समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। और वही फर्स्ट राउंड में बाहर होना। बिल्कुल। और एक विनेश फोगाट का भी ऐसा था जिन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया मेरे को। फर्स्ट राउंड उन्होंने पार किया, पर सेकंड राउंड में क्वार्टर फाइनल जो था उसमें वो हार गई। मेरे लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट ममित पंगल और विनेश फोगाट ही थे। और एक अपने इंडिया के अंदर क्रिकेट की काफी बातें होती हैं, क्रिकेट सभी के सभी फॉलो करते हैं क्योंकि क्रिकेट में काफी पैसा है, बट अभी जो नीरज ने कल करके दिखाया उसके बाद से एक दिन में उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो क्या इसी को देखते हुए एथलीट सब वापस दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ये एक रीजन होना चाहिए। इंडिया में जो लोग हैं मतलब इकोनॉमिकली अपने आप को थोड़ा सा बेटर करने के लिए स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि क्रिकेट में काफी पैसा है और इंडिया की जो एनुअल एवरेज इनकम है वो 20,000 से भी कम है। तो अगर किसी को प्रोफेशन बनाना है तो वो क्रिकेट बनाता है ताकि वो कुछ कमाए, कुछ हासिल कर पाए। और दूसरे स्पोर्ट्स में जाने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता। बट अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये करने से, कुछ बेटर करने से अपना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो रहा है, अपनी इनकम बेटर हो रही है, अपनों को एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो लोग क्यों नहीं जाना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप पैसा देख के, अगर नीरज को अगर उन्होंने अगर इतने कमाए हैं तो उन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक मेडल जीत के कमाए, उनकी पूरी इतने सालों की मेहनत और एक खेल को पूरा अपना टाइम देना, अपनी पूरी जिंदगी दे देना। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गोल्ड जीतूंगा तो मेरे को ये पैसा मिलेगा इसलिए मैं ये गेम ज्वाइन करता हूँ। उनकी शायद उनका लगन थी, उनकी मेहनत थी और उन्होंने जैसा उनके इंटरव्यू में बताया, उन्होंने जो ज्वाइन करा था ये गेम, उनको फिटनेस के लिए ज्वाइन करना था। वो थोड़े चबी टाइप के थे तो उनको पतला होना था, इसलिए उन्होंने एथलीट्स ज्वाइन करा। और उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर्स को देखा कि
कि वो जेवलिन कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला मैं भी इसको ट्राई मारता हूँ, और उसके 2 साल बाद ही उन्होंने जूनियर ओलंपिक्स जूनियर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता। और ऐसे ऐसे करके उनकी स्टोरी थी। तो मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ कोई भी एथलीट्स ये सोचेगा कि मैं मेडल जीतूंगा उसके बाद पैसा पाऊंगा, उस हिसाब से बढ़ना चाहूँगा। इसमें मेरे को बस एक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे को बस इसमें एक चीज ऐड करनी थी कि पैसे वाली बात जो बोली, ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, आप कौन सा स्पोर्ट्स चूज कर रहे हैं, इसमें आपको क्रिकेट को एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और दूसरी, आप अर्बन एरिया में डिसाइड करते हैं या रूरल एरिया में डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि रूरल एरिया में दूसरे क्रिकेट को छोड़ के अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें लोग इसलिए जाना चाहते हैं वहाँ पे क्योंकि आपकी रेलवेज सर्विसेज और इन सब में एक सरकारी जॉब गारंटीड हो जाती है। तो रूरल एरियाज में क्रिकेट तो पैशन है ही, क्रिकेट तो इंडिया का पैशन है। तो क्रिकेट को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई रीजन नहीं चाहिए, वो आपके गली मोहल्ले छत पे चलता रहता है। बट यही चीज अगर आपको दूसरे स्पोर्ट्स में जाना है, खासकर रूरल एरियाज में, तो वो देखा गया है कि वहाँ पे एक सरकारी जॉब और पैसा बिल्कुल एक मोटिवेशन होता है। पैसा इतना नहीं, सरकारी जॉब एक मोटिवेशन होता है। और उसके बाद वहाँ पे पैशन डेवलप करना और एक्सेल करने के बाद स्पोर्ट्स के लिए एक एक्चुअल पैशन डेवलप हो जाता है, जिसके बाद आप सरकारी जॉब को छोड़ के एक मेडल और एक इवेंट में अच्छा वो करने के लिए इसको। और कल ही अपने देखा है कि नीरज कुमार के 200K फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पर, और एक नाइट के अंदर अब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए उनके। तो मतलब हमेशा अपने को इसी चीज का वेट करना चाहिए कि वो कुछ बेटर करे। मतलब काफी टाइम से वो बेटर कर रहे थे, बट ओलंपिक्स तक का वेट करना पड़ेगा अपने को इन लोगों को फॉलो करने के लिए। देखिए, हम भी तो इसका वेट कर रहे हैं ना कि हमारे टॉक बॉल बॉय 4 फुटबॉल के फॉलोअर्स बढ़े, कोई एक बात कर जाए, कोई एक ऑडियो ऐसे हमारी हिट हो जाए। तो ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं इसको। और बट ओवरनाइट सक्सेस में उनको उनकी मेहनत को ओवरनाइट नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उसके लिए 4 साल 8 साल मेहनत करी है। बट सोशल मीडिया पे आप ओवरनाइट एक दिन में स्टार बन सकते हो, चाहे वो एक लड़की चाहे आंख मारते उसके लिए हो जाए, या फिर कोई चाय वाली चाय बेच रही है उसके लिए हो जाए। तो सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हो, मेरे हिसाब से वो कोई पैरामीटर नहीं है आपकी सक्सेस को वो करने के लिए, वो तो किसी के भी हो जाते हैं। दीपक, ऋषभ ने बोला कि एटलीस्ट 11 मेडल्स इंडिया लेके आ सकती थी वहाँ पे। तो आपके हिसाब से कितने मेडल्स इंडिया ला सकती थी, बेटर कितना कर सकती थी 7 मेडल्स? हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ, 11 मेडल। और जैसे उन्होंने बताया कि हम 4th पोजीशन में, ऐसे 4-5 गेम थे जिसमें 4th पोजीशन आए, तो अगर वो गेम भी जुड़ जाते तो डेफिनेटली हमारा डबल डिजिट हो जाता। और एक मैं तो गोल्ड की उम्मीद और पीवी संधू से भी कर रहा था, जिस हिसाब से वो खेल रही थी, तो बस वही सीन था। और आज 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 खत्म हो चुके हैं। कल 15th डे तक चाइना टॉप कर रहा था 38 गोल्ड्स के साथ में, और आज यूएसए ने इसको ओवरटेक कर लिया, और यूएसए जो है वो फर्स्ट स्पॉट पे खत्म करेगा 100+ मेडल्स के साथ में। इंडिया टोटल अभी 48 पोजीशन पे है। अगर अपने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल के ओवरऑल की बात करें स्पॉट पे, और मेडल काउंट की बात करें, तो इंडिया अभी 31st स्पॉट पे खत्म करेगा, जो मेरे हिसाब से उसकी बेस्ट फिनिश होगी अब तक की। और एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि टॉक बॉल बाय 4 ब्रांचेस की तरफ से जितने भी एथलीट्स, 126 एथलीट इंडियन एथलीट्स जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इंडिया को एक लेवल पे रिप्रेजेंट किया, ओलंपिक्स के इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किए। और बाकी जो 7 एथलीट्स और एक हॉकी टीम जिसमें इंक्लूडेड है, उन्होंने मेडल जिता के इंडिया को जो गर्व दिया है, उसके लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अपने बात करने वाले हैं फुटबॉल वर्ल्ड की कुछ हॉटेस्ट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले किस चीज से शुरू करें, मैं तीनों से पूछता हूँ। ट्रांसफर रूमर्स जो भी है। ट्रांसफर रूमर से ज्यादा हॉट टॉपिक मेरे हिसाब से अभी मेसी की एग्जिट चल रही है, जो बार्सिलोना से हो चुकी है। तो तीनों से अब उनका आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या रिएक्शन आप तीनों का। सबसे पहले दीपक आपसे शुरू करते हैं। मेरा तो अभी मैंने मेसी का इंटरव्यू देखा नहीं, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो अभी उनका फिक्स ही है जाना, पर लेकिन मुझे तो उससे पहले लग रहा था कि ये वही पीआर कर रहे हैं, मतलब जो हमेशा करती है बार्सिलोना। मतलब बार्सिलोना के प्रेसिडेंट द्वारा ये था कि ताकि उनमें कोई प्रेशर आ जाए, और या तो दूसरे उनको देख के दूसरे प्लेयरों में प्रेशर आ जाए, वो कोई पे कट ले लें या कुछ कर लें। और या ला लीगा ही उनको, ला लीगा का भी मैसेज आएंगे तो ला लीगा का भी ब्रांड खराब हो गया, तो सबको पता है, मतलब खराब होगा मतलब एक तरीके से डाउनग्रेडेड हो जाएगा। तो एक स्टार फेस उनकी लीग से चला जाएगा। तो
तो फिर मेरे को लग रहा था कि मतलब मेरे को क्या, उनको प्रेसिडेंट को लगता था कि शायद ला लीगा उनको मतलब वो दे देगी, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा बोल ही दिया वो जा रहे हैं, तो अब डेफिनेटली वो जाएंगे और शायद मोस्ट प्रोबेबली पीएसजी ज्वाइन करेंगे। ऋषभ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, बड़ी भारी आवाज से और आंखों में नमी रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि कितना झूठा है ये। आजकल किसी का कुछ नहीं पता कब कौन चल दे, कब कौन हमारे साथ हो और कल को वो नहीं हो। अच्छा खासा अभी पिछले हफ्ते तक फोटोज आ रही थी, अभी अच्छा खासा पिछले हफ्ते तक फोटोज आ रही थी ईबिसा में, मेसी की खुशी थे, पिछले 1 महीने तक खेल रहे थे और एकदम से ऐसी खबर आई और वही है, किसी का कुछ नहीं पता कौन चल दे कल को हमारे साथ अब नहीं है वो। तो यही है कि किसी का कुछ नहीं पता, जिसके जो आपके साथ है अभी, जिनको जाके थैंक यू बोल दीजिए कि हाँ आप हमारे साथ हैं, हमें उस पर बहुत खुशी है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता। अगर मेसी आप तीनों को, जो आप तीनों इस पॉडकास्ट से जुड़े रहते हैं हमेशा। बिल्कुल जी, हमें अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उस कारीगर समझने के लिए बहुत लायक समझने के लिए हम अपने हजारों फॉलोअर्स को अपनी बातें बता सके। अपने 7 फॉलोअर्स नहीं। तो बात यही है कि मैं अभी भी शॉक में हूँ। जैसा हमने देखा, मेरा भाई बहुत बड़ा फैन है वो, मतलब उसको A to Z पता रहती है बार्सिलोना की। क्या उसे 1 मिनट के लिए ऐड कर सकते हैं? इसको ऐड अभी नहीं कर सकते, वो खाना खा रहा है। उसको अलग से कभी मैं बोल दूंगा, वो कभी आपको अगर बार्सिलोना के बारे में अंदर से जानता तो जो भी है। मेरे को हमारे काफी फॉलोअर्स ने पिछली बार ये बताया था कि मैं बहुत ज्यादा डीप में बोल देता हूँ, टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो मैं छोटे शब्दों में ही ये बोलना चाहूंगा कि बहुत शॉकिंग था। और जैसा कि दीपक जी ने बता दिया कि अब वो पीएसजी जाते हुए लग रहे हैं, जहाँ पे भी जाए आपको, It will never be the same. पाटिल, आप क्या ऐड तो क्या, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है बारसा में, बट ये नहीं पता था कि वो मेसी आत्मज्ञानी, आपको सब पता होता है। हाँ, जब मैंने पिछला पॉडकास्ट अब जब भी देख ले, जब मैंने बोला था उनको 68 मिलियन ऑफलोड करने या 4 प्लेयर बेचने, जो कि वो नहीं कर पाए अभी तक। अभी भी उन्होंने जो प्लेयर रजिस्टर कर रखे हैं उनमें भी शायद उन्हें डिपे या एग्वेरो की सैलरी कम करनी पड़ेगी। जब वो 68 मिलियन ऑफलोड नहीं कर पाए तो फिर उनको मेसी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एक ही चाह रहा था, जो कि वो उन्होंने पहले करा था कि 5 साल की, मतलब 5 साल के अंदर वो 2 साल की सैलरी उनको देंगे इस ड्यूरेशन में। बट जब मेसी को पता चला या फिर उनके प्रेसिडेंट जो भी थे लपोर्टे को पता चला कि ला लीगा ने मना कर दिया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं कर सकते, तो लियोनेल मेसी को, बट उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, क्योंकि वो अभी उनके पास 20 दिन जितने ट्रांसफर के पड़े हैं वो शायद प्लेयर ऑफलोड कर दे। पर जैसा कि भी न्यूज़ आई है कि प्लेयर्स मान नहीं रहे जो जाने वाले हैं, ना सैलरी कम करने के लिए ना उनका कॉन्ट्रैक्ट बैनिश करने के लिए, तो फिर वो कोई सिनारियो नहीं बचता था कि मेसी वापस रीसाइन कर ले उनसे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बैनिश एक्चुअली ला लीगा भी नहीं करने दे रही। बैनिश करने क्यों करेगी? कोई लीग अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खराब करेगी एक प्लेयर के लिए? फिर वो बेंड द रूल्स वाली बात हो गई। तो जब भी वो टबियस जो उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया है, क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके दोनों तरफ से नुकसान है कि आपकी एक तो क्रेडिबिलिटी भी जा सकती है, और ऊपर से अगर आप मेसी को भी जाने दे रहे तो आप अच्छा खासा टीवी राइट्स का रेवेन्यू दे रहे थे। और उनकी सीवीसी की भी बात है, बट वो बहुत लंबी बात है कि वो राइट्स कहाँ बेचना चाहते थे। और अगर वो मेसी को रखते भी तो उनको अपने अगले 50 साल के टीवी राइट्स ला लीगा को देने पड़ते, जो कि उन्होंने लपोर्टे ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने क्लब को 50 साल के लिए किसी चीज़ की प्रॉमिस के लिए नहीं बांधना चाहता। एक क्लब एक प्लेयर से बहुत बहुत बड़ा होता है। एक क्लब थोड़ी करेगा। पहले मैं बीच में आपको कट करना चाहता हूँ, क्योंकि कई फॉलोअर्स अपने साथ ऐसे होंगे जिनको ये सीवीसी डील के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या बता सकते हो, सीवीसी डील है क्या चीज़? एक क्लब जब अपने स्पोर्ट्स के टेलीकास्ट राइट करता है तो वो बहुत सारी टीम मतलब जगहों में बंटता है। जैसे सिटी टीवी हुआ, बारसा टीवी हुआ, इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उनके मैच दिखाने के लिए, जो ला लीगा से बाइंड नहीं होते या किसी और चीज़ से बाइंड नहीं होते। और ला लीगा के पास भी हिस्से होते हैं बारसा की मैच दिखाने के लिए जो ला लीगा के अंदर हो रहे होते हैं। तो उसका शेयर का प्रॉफिट का परसेंट या फिर राइट्स जो होते हैं कि मेरे पास हक है तुम्हारी मैच दिखाने का, उसके तो उसका जो चंक ऑफ अर्निंग होती है वो देना होता है। बट ये अगर डिसाइड अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से 280 मिलियन ही देना चाहते हैं आगे के 50 साल तक,
आगे कुछ भी हो सकता है, तो ये बाइंड नहीं कर सकते वो। अगर वो मेसी को साइन कर लेते तो उनको ये रखना पड़ता, जैसे कोलैटरल बोलते थे, तो ये वो लपोर्टे को मंजूर नहीं था। बार्तोलोमी होते जो उन्होंने बर्बाद किया बारसा को, शायद मान भी जाते। बार्टमाउ, बट अब क्या, वो बारसा का इंटरनल मैटर है, वो उसका ना हमें पता ना वो मीडिया में आएगा। तो अच्छा, मजाक के तौर पे मैं एक ये भी कह सकता हूँ, क्या ये बार्सिलोना की साजिश थी मेसी को ऑफलोड करने की? नहीं, उन्होंने डीपे और अग्वेरो को साइन कर लिया। अग्वेरो जो फुली फिट नहीं रहते हैं उसके बाद भी। इस सिनेरियो में पूरा नुकसान बारसा का ही है, वो साजिश तो उनकी तो बिल्कुल ही नहीं है। बट वो तो कह ही सकते हैं कि एक आदमी जिसने अपनी जिद के ऊपर ये पूरा क्लब बर्बाद किया, वो बार्तोलोमी, तो उसके क्या बार्टमाउ जो भी है, whichever pronunciation आप गए किसी भी देश में कैसे भी गए। देखिए वो बंदा जेल से भी निकल गया है, बेल भी मिल गई उसने। मैंने शुरू के पॉडकास्ट में ही बोला था कि जब हमने बात करी थी कि साइन नहीं कर पा रहे और क्यों नहीं कर पा रहे, उसने जितना मैनिपुलेशन और जितना खुद अपनी एक पीआर टीम बनाई चुपचाप से, शेडी पैसे से, जानबूझ के मेसी और बार्सिलोना को वो करने के लिए, वो आगे के 10 साल के लिए बार्सिलोना को कंकाल करके चला गया था। बट मैंने तब भी ये नहीं सोचा था कि ऐसे हालात आ जाएगी कि मेसी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा पाएंगे। पैसे का रोना तो देखो हर जगह चलता रहता है। पाटिल भी पिछले 1 साल से रोते रहे हैं कि पैसा नहीं है, हम महंगे प्लेयर्स नहीं खरीदते हैं, और एकदम से वेडनेसडे को न्यूज आती है भैया 100 मिलियन पाउंड के ग्रिलिश को साइन कर लिया है। अभी हम तो इसे महंगा नहीं कहोगे पाटिल, लोग किसे महंगा कहोगे? अब आपको हम ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि पेप गार्डियोला का इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने खुद उनको भी गोल्ड मेडल देना चाहिए। आप दे दीजिए, वो तो आप ओले को दे दीजिए, कुछ ना जीतने पर भी गोल्ड मेडल दे सकते हो ओले को आप, तो उनको तो फेंकने में दिया जाएगा। हाँ चलेगा, फेंक के भी बात। पहले देखिए कि उन्होंने 50 मिलियन सेल से कमाए, तो वो मतलब एलिजिबल हुए ग्रिलिश को करने के लिए। तो ये चीज उन्होंने जब ये बोली थी कि हम 100 मिलियन का ग्रिलिश नहीं खरीद सकते, तब उनको नहीं पता था कि 50 मिलियन हम बेच के, तब हमारे प्लेयर्स सेल नहीं हुए थे। जब वो उनसे क्वेश्चन पूछा था पिछले सीजन में, 50 मिलियन कौन सा सेल हुआ? हैरिसन जो लीड्स यूनाइटेड ने बाय कर लिया, जो लोन पे था। एंजेलिनियो उन्होंने बाय कर लिया है लेप्जिग ने इस बार, और लुकास नमेचा गए वुल्फ्सबर्ग। एंजेलिनो बाय कर लिया? जी, उन्होंने बाय कर लिया। और इन सब से आपको 50 मिलियन मिल गए? जी, 20 हैरिसन, 25 उसके एंजेलिनियो के, और लुकास नमेचा के 12 मिलियन, जो आप गूगल करके देख सकते हैं। और आपको सैंचो के बारे में ही पता होगा, सैंचो के भी 7 मिलियन मिले। बोलने तो दीजिए आप बीच में। अब थोड़ी 11 मिलियन हमें सेंचो के भी मिले, जो है सेलोन क्लॉस तक। तो अगर हम ये 50-60 मिलियन नहीं ले पाते तो शायद हम ग्रिलिश नहीं ले पाते। और अगर हमें हैरी केन भी करना है, तो हैरी केन के लिए भी हमें बर्नार्डो सिल्वा या तो फिर लपोर्टे, जिसका भी ऑफर कम प्राइस में वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेजेस भी देने पड़ेंगे और ऊपर से थोड़ी कैश भी रिकूप करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रिलिश का कल सिटी डेब्यू हुआ, और सिटी डेब्यू करते ही पहली शील्ड वो हार चुके हैं। तो पाटिल, कैसी परफॉर्मेंस रही उनकी पिछले मैच में, कल के मैच में? उनको 20 मिनट ही मिले हैं, बट मेरे ख्याल से तो अभी उस पर जज तो नहीं कर सकते। बट सिटी का कल का मैच मतलब वो एक प्री सीजन मैच की तरह ही है, बट उन्होंने थोड़ा सबसे ज्यादा सीरियसली प्री सीजन पेप गार्डियोला ने कोई मैच खिलाया तो यही खिलाया होगा। उसमें भी हमारे 2 यंगस्टर खेले, पर अच्छा खेले वो भी, बट एक माइन्यूट मिस्टेक से हो गया वो। तो मतलब वैसे तो मोस्टली पेनल्टी में ही जाने वाला था गेम, जिस हिसाब से चल रहा था। पहला हाफ लेस्टर बहुत अच्छा खेली, उसके बाद सिटी सेकंड हाफ बहुत अच्छा खेली, बट वो एक मिस्टेक की वजह से हो गया। बट मैं कहना चाहता हूँ 2 यंगस्टर, जैसा मैं सोच रहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं खेल पाएंगे, बट उससे तो अच्छा ही खेले वो, एडोजी और पाल्मर। ऋषभ और दीपक, आप भी इस कम्युनिटी शील्ड के मैच को प्री सीजन मैच ही गिनोगे? 100%। देखिए, ये हारे तो प्री सीजन, जीते तो मैनेजर की ट्रॉफी, तो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। मेरे लिए तो ये प्री सीजन फ्रेंडली जैसा मैच होता है, इससे कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि ये ट्रॉफी भी इतनी कोई काउंट नहीं होती। आप किसी भी टीम की अगर बड़ी ट्रॉफीज निकाल के देखोगे तो कोई भी कम्युनिटी शील्ड को तो ज्वाइन नहीं करता। तो मेरे को नहीं लगता है इस मैच से कुछ फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसे मजे के लिए आप लोगों से पूछता हूँ मैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कम्युनिटी शील्ड सबसे ज्यादा किसने जीती है? आर्सेनल शायद। हाँ, मेरे ख्याल से आर्सेनल जीती है।
ऋषभ आप रह गए, गूगल मत करना। कंसिडरिंग कि एफए कप सबसे ज्यादा आर्सेनल ने, हाँ मैंने तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्रॉफी जीती, आर्सेनल 16 के साथ में दूसरे नंबर पे शायद। See, as I said, कोई मतलब भी लास्ट में शायद लगाना पड़ रहा है आपको। नहीं, हाँ सेकंड नंबर पे है शायद, मतलब सोचिए डायरेक्ट ओब्रायन बोल दीजिए आप, गलत है शायद। फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड है विद 20 टाइटल। अच्छा अभी आर्टेटा ने जाका के फ्यूचर को लेके एक कमेंट किया था कि आर्सेनल के साथ वो सिक्योर्ड है, तो आर्सेनल के लिए जाका का बने रहना कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ऋषभ आपके नजरिए से? अगर हर्षमन होते तो वो इस बात को अच्छे से बता पाते, बट जिस हिसाब से यूरोस गया, मेरे हिसाब से जाका ने फिर से अपनी कैप्टन क्वालिटीज दिखाई है, तो आई गेस वैल्यूएबल प्लेयर है आर्सेनल के लिए, बट वही डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी यूरोस की फॉर्म को रेप्लिकेट कर पाएंगे प्रीमियर लीग में। तो और जिस हिसाब से उनके एस रोमा के रूमर्स आ रहे थे, तो अभी है 10-15 दिन 20 दिन है ट्रांसफर विंडो खत्म होने में, तो कोई जरूरी नहीं है कि आर्सेनल के साथ रहें, तो हो सकता है एक मूव जो कि हम सब एंटिसिपेट कर रहे हैं वो भी हो सकता है। दीपक, अभी ऋषभ बोल रहे हैं कि शायद रहें शायद ना रहें, तो अगर आर्टेटा ने बोल दिया है कि वो उनका फ्यूचर आर्सेनल के साथ है, तो फिर क्या आपको भी लगता है? नहीं, मेरे को भी नहीं लगता कि अब वो कहीं जाएंगे जब आर्टेटा ने ऐसा बोल दिया है, और मेरे को नहीं लगता कि अब, और वो ना ही कोई उनको, अगर उनको बेचना होगा तो उनसे पहले उनको कोई एक सीडीएम खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक वो है और एक उन्होंने लोकांगो साइन कर रखा है वो, और एलनीनी है शायद, तो मेरे को नहीं लगता नहीं कि वो 3 पार्टे भी हैं। पार्टे तो एक एज ए बॉक्स टू बॉक्स खिलाते हैं जनरली, तो ओके मेरे को नहीं लग रहा कि आर्टेटा उनको बेचेंगे, लेकिन आर्टेटा आर्सेनल चाहती तो थी वो बिक जाए, लेकिन रोमा उनको 10-15 मिलियन से ज़्यादा देना नहीं चाह रही थी, तो अब मेरे ख्याल से इनको यहाँ रुकना पड़ेगा, और आर्टेटा तो शायद ये भी बोल दे कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। एक और जो बात बहुत ज्यादा छिड़ रही थी वो थी कि चेल्सी एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए। पहले जो था अर्लिंग हैलैंड का नाम सामने आ रहा था, और अभी रिसेंट न्यूज में 97.5 मिलियन पाउंड की बिड लगाई उन्होंने लुकाकू को साइन करने के लिए दोबारा चेल्सी के लिए। तो इस साइनिंग पे ऋषभ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, लुकाकू अपने आप को कई बार प्रीमियर लीग में प्रूव कर चुके हैं, चाहे वो एवर्टन के साथ कहिए या चेल्सी के साथ प्रॉमिसिंग स्टार्ट करा, यूनाइटेड के साथ पहला सीजन अच्छा था, दूसरा सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके बहुत सारे रीजंस थे जो भी थे, तो ऑब्वियसली एवर्टन और उनके साथ वो आपको प्रीमियर लीग में प्रूव कर चुके हैं, तो कोई भी अमाउंट दें मेरे ख्याल से वो चेल्सी के लिए बहुत बहुत बढ़िया साइनिंग होगी, कंसिडरिंग कि अभी उनके पास एक ऐसा स्ट्राइकर है वर्नर के रूप में जो क्लियर कट चांसेस नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। और अभी ही आधे 1 घंटे पहले ही न्यूज आई है कि इंटर मिलान को लिक्विडिफाई किया जा रहा है, उनको बोल दिया गया है कि जितने प्लेयर्स ऑफलोड कर सकते हो करो, क्योंकि अब वो डिसॉल्व हो रही है, उसके मैनेजर्स और टीम मैनेजमेंट जो है वो सारी डिसॉल्व होकर नए ओनर्स ढूंढ रहे हो। क्या चीज? पूरी क्लब बैंकरप्ट हो सकती है। हाँ, बैंकरप्ट हो सकती है, तो इसलिए इस टाइम पे चेल्सी उनके ज्यादा चेल्सी एक अच्छी बिड वो कर सकती है जो दोनों पार्टीज के लिए फेवरेबल होगी, और लुकाकू के लिए भी, क्योंकि लुकाकू अगर देखा जाए तो ड्रॉगबा को अपना आइडल मानता है और शुरू से ही चेल्सी में खेलने का सपना देखते आया है, कैसे कितनी से भी आया है। बिल्कुल। पाटिल, आपके हिसाब से लुकाकू की जो फॉर्म थी यूरोस के अंदर, उसको देखते हुए क्या साइन करना बनता था यहाँ? अब वो चेल्सी बोर्ड को ही पता कि वो क्या सोच के लुकाकू को लेना चाहते हैं वापस, वो उनका पैसा है। जब बेल्जियम की तरफ से लुकाकू खेल रहे थे तब आप बोल रहे थे बहुत ही शानदार स्ट्राइकर है, पर उनका फॉर्म बेल्जियम की तरफ से अच्छा नहीं था, बट उनका इंटर में एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने डिसेंट परफॉर्म करा है। बट जिस क्लब में वो पहले खेल चुके हैं और जिस क्लब से वो एवरेज परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब उनका वेस्ट ब्राउन विच एल्बियन और बाकी क्लब्स में देखे तो उनका चेल्सी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। बट अब जब लुकाकू को एक सेंटर मैन रखते हैं किसी भी टीम में, तो वो चेल्सी के प्लेइंग स्टाइल को सूट तो नहीं करता, बट अब वो शायद उसके अकॉर्डिंग पूरी टीम टूचल बनाए। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरे को तो बहुत ही क्वेश्चनेबल साइनिंग लगती है, बट अगर आप 113 मिलियन किसी प्लेयर पे लगाना चाहते तो शायद कुछ सोच समझ के किया होगा। दीपक, आपकी क्या व्यूज है इस बात पे?
और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि चेल्सी 280 मिलियन खर्च करे, 111 मिलियन खर्च करे, कोई प्लेयर बेचे ना बेचे, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। जली ना तो सही है। तो अभी जो रिसेंट न्यूज आ रही है उसके हिसाब से टोनी क्रूज जो है वो रियल मैड्रिड के ओपनिंग वीक मिस करेंगे। उससे पहले रियल मैड्रिड से वरान जा चुके हैं, रामोस भी जा चुके हैं। तो इतने मेजर प्लेयर्स के शुरू में ना होने से क्या रियल मैड्रिड अच्छी शुरुआत कर पाएगी ऋषभ आपके साथ? जी मेरे को लगता है कि मुश्किल बिल्कुल होगी, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स अगर आप एक साइड में भी रख दीजिए तो जो लीडरशिप होती है वो अभी इस टाइम पे रियल में लैक करती है। रामोस, क्रूज के जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि ओके, वरान के जाने के बाद कि अभी भी मॉडरिच और कारवाल जैसे लीडर्स हैं, बट स्टिल ये अपने डायनामिक लीडर्स नहीं है जैसे आपसे रामोस हुआ करते थे। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि हाँ, स्क्वाड की डेप्थ पे फर्क पड़ा है और एक लीडरशिप क्वालिटी पे फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा गिर सकता है। अभी डिफेंसिव प्लेयर्स पे प्रीमियर लीग में काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। कोनाटे को लिवरपूल ने 35 मिलियन पाउंड में साइन किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वरान को 42 मिलियन पाउंड में साइन किया, बेन वाइट को आर्सेनल ने 50 मिलियन पाउंड में साइन किया, और अब टॉटनहम में अर्जेंटीना डिफेंडर क्रिस्टियन रोमेरो को साइन किया 47 मिलियन पाउंड में। तो इस डील के बारे में पाटिल आपका क्या कहना है? आप पर्टिकुलर डिफेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं या तो सिर्फ रोमेरो की बात कर रहे हैं? अभी मैं इस पर्टिकुलर क्रिस्टियन रोमेरो की बात कर रहा हूँ। क्रिस्टियन रोमेरो को हमने इतनी लाइमलाइट में देखा नहीं है, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा, बट जहाँ तक मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं वो भी एक अच्छे मतलब अबव एवरेज डिफेंडर हैं वो, मतलब इन लीग्स में। रोमेरो के बारे में मैं बता सकता हूँ, बट आप ओवरऑल ट्रांसफर सागा में डिफेंडर्स के बारे में बताइए जो इतना हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिफेंड अभी एटलीस्ट जितनी टीमों ने लिए हैं उनके आउटगोइंग डिफेंडर्स या फिर एजिंग डिफेंडर्स देखे हैं मैंने, जो अभी जिनका एरा जा रहा है वापस। जैसे पीएसजी ने पर रामोस को जैसे साइन किया है, वो एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए ज़्यादा और डिफेंडिंग के लिए मेरे ख्याल से बहुत, मतलब उनकी प्रायोरिटी में सेकंड होगा डिफेंडिंग भी। बट जो पीएसजी क्वालिटी में लैक करता है वो रामोस जो भी है वो कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जो उनकी चोकिंग पॉइंट होते हैं, ऐसे होता है कि कोई लीडर नहीं होता तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप लेवल्स कम होते हैं जब एक अच्छा मैच अप के लिए। तो डिफेंडर्स इन पर्टिकुलर नहीं है, सारे ट्रांसफ़र हो ही रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ डिफेंडर्स को लेके ही इतने एम्फेसिस कर रही है टीम ओवरऑल बिल्डअप करने के लिए आपको सारे प्लेयर्स चाहिए होते हैं एक परफेक्ट टीम बनाने के लिए। ऋषभ आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ, बट ये बात देखने वाली होगी कि प्रीमियर लीग ने इस बार मेजरली हर क्लब ने डिफेंसिव साइनिंग्स करी हैं, चाहे वो कोनाटे हो और बेन वाइट हो, वरान हो। खासकर क्रिस्टियन रोमेरो से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ जिस हिसाब से एटलांटा में खेले थे, क्योंकि मैंने कई मैचेस देखे इनके एटलांटा में। एफयूटी में एक अलग ही एफयूटी में एक अलग लेजेंड का इनका प्रोफाइल है, क्योंकि कम एज में बहुत अच्छा एक फास्ट डिफेंडर सेंटर बैक है। और जैसे कि ये अभी कोपा अमेरिका में भी इनको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दे रहे थे, बट जिन मैचेस में खेले बहुत अच्छा खेले। तो मेरे ख्याल से ये एक साइलेंट साइनिंग टॉटनहम की, क्योंकि अभी फिलहाल लोन पे है, बट ये एक एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है। 23 साल के हैं, फास्ट हैं, सबसे बेस्ट थी इनके बारे में, इनकी पेस बहुत अच्छी है और बॉल प्लेइंग है, तो बहुत बढ़िया डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे ये। ओके, यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, अपनी एक पर्टिकुलर क्लब के लिए जो अपना आपका प्यार है उसको साइड में रखना और जो हेटेड है उसको भी साइड में रखना। कोनाटे, वरान, वाइट और रोमेरो, आप दोनों के हिसाब से बेटर साइनिंग कौन हो सकती है? आप अगर किसी क्लब को ध्यान में रखते हुए अगर किस क्लब के लिए प्लेयर कितना इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से तो बेन वाइट आर्सेनल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कि बेन वाइट आर्सेनल के सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो सकते हैं। और वो एक इंग्लिश भी हैं तो फिर उनको ज़्यादा मतलब अडेप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो परफेक्ट पीस है जो आर्सेनल को बैक में, मतलब डिफेंसिव एक्सपेक्ट से देखें तो उनके लिए तो वो बहुत मतलब एफिशिएंट होने वाले हैं जैसा उनका प्लेइंग स्टाइल रहा है। तो मेरे लिए तो बेन वाइट। ऋषभ, आप अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्यार को साइड में रखते हुए आंसर देना प्लीज। देखिए, मैं उसको साइड में रखूं भी तो मैं
बिना पार्शियल होके भी बोलूँ तब भी मैं पर्टिकुलर रीजन देना चाहूंगा कि क्यों मैं वरान को सबसे वैल्यूएबल समझूंगा, क्योंकि वो टॉप लेवल पे टॉप टीम में और क्या कहते हैं चैंपियंस लीग में लास्ट 10 ईयर से कंसिस्टेंटली, 10 नहीं बोलूंगा मैं 9 बोलूंगा, क्योंकि पिछले साल जो सिटी के अगेंस्ट उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत बेकार था चैंपियंस लीग में, एक तरह से ब्रिज बनाया था उनको। उस परफॉर्मेंस को अगर आप अलग कर दें तो उससे पहले के उनकी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, उस प्लेयर को 46 मिलियन में साइन करना यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी बात है। बेन वाइट ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर हैं, प्रीमियर लीग में प्रूव करते हैं, बट उनके साथ वो इंग्लिश टैक्स लग के आ रहा है जो कि आर्सेनल को आप कह सकते हो कि डिफेंसिव फॉर्मेशन में फायदा करेगा, बट हायर फीस है। कोनाटे मैं कहूंगा कि लिवरपूल के लिए अच्छी साइनिंग है, बट उनके पास पहले ही अच्छे डिफेंडर्स हैं, तो कोनाटे को कितना प्लेइंग टाइम मिलेगा उसके ऊपर देखना होगा। इस सीजन में कम टाइम मिले, बट हो सकता है आगे वाले सीजन में ज्यादा टाइम मिले। बिल्कुल डिपेंड करता है कितना प्लेइंग टाइम मिलेगा। मैंने उनको बहुत ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है सच्ची बताऊं तो इसलिए मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। और क्रिस्टियन रोमेरो के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, तो अगर मेरे को रेट करना हुआ तो वरान, क्रिस्टियन रोमेरो, बेन वाइट और लास्ट में कोनाटे। अगर चेल्सी इस तरह से कुंडे साइन कर सकती होती, क्योंकि बीच में रूमर्स आए थे, तो वरान से आगे मैं कुंडे को रखता, क्योंकि कुंडे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा है और मेरे को बहुत शॉक लगा था जब फ्रांस ने उनको अपनी टीम में नहीं लिया था। एक जो रूमर उठ रहा है वो ट्रिपियर का भी उठ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साथ अब आर्सेनल भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है। तो ऋषभ, क्या आप चाहोगे कि आर्सेनल ही ज्यादा इंटरेस्ट ले उसमें? यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया था ट्रिपियर हमें क्यों चाहिए। एज अ बैकअप राइट बैक हमारे पास एक बहुत अच्छा डलॉट है। उस टाइम अगर एसी मिलान उसको खरीदती तो वो अलग बात होती, हमें एक बैकअप चाहिए होता। बट सबसे शॉक होगा अगर वो आर्सेनल वापस आता है, क्योंकि ट्रिपियर एक टॉटनहम की साइनिंग थी, टॉटनहम की फाइंडिंग कहूंगा मैं उसको, और एक टॉटनहम का प्लेयर अगर आर्सेनल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी राइवलरी है, एक तरह से जूडस वाली बात हो गई। तो मैं नहीं देखता कि वो साइनिंग हो रही है अभी। ट्रिपियर कोई इतना सीजन खेले नहीं है वो आर्सेनल से, अगर आप वैसे कोई लॉयल्टी की बात करें, जैसे वो सिटी के एकेडमी, मतलब इतने ज्यादा नहीं कि ना टॉटनहम से बोल रहा हूँ भाई, वो वैसे बोल रहा हूँ स्पर्स से जितने मैच वो खेले नहीं, क्योंकि ऐसी कोई लॉयल्टी नहीं है कि फैन उनको बू करेंगे या कुछ। उनके फैन शायद समझेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे क्लब्स घूमे, और अगर वो वैसे भी है तो सिटी के एकेडमी में भी हम उन्हें अगर सिटी मतलब किसी फैन से पूछेंगे तो कोई उनको ऐसा लॉयल्टी पे बेस क्वेश्चन नहीं करता। बट सिटी से वो एक भी मैच नहीं खेले, वो उनकी एकेडमी से आए थे। एकेडमी में वो 5 साल वो एकेडमी में 5 साल रहे, जैसे वो बड़े वो ग्रो हुए, पर हम उन्हें वैसे नहीं मानते क्योंकि वो उन्होंने कभी एलिजेंस नहीं लिए कि हम इस क्लब के हैं, मैं स्पर्स से हूँ, आई एम कोई, ये उन्होंने कभी ऐसा बोला। में 4 साल रहे हैं, 2015 से 2019 70 मैचेस खेले हैं उनके लिए। बट इस कोई ऐसा मतलब वो कोई लेजेंड नहीं है उनके, तो लेजेंड नहीं है, ठीक है, कोई लेजेंड होना जरूरी नहीं है, राइवलरी है। टेवेस हमारे लिए लेजेंड नहीं था, जो भी है अकाउंटेबल तो नहीं लेंगे शायद सामने वाले। मेरे को बहुत ही अनप्रैक्टिकल साइनिंग लग रही है इसका। ऑलराइट, केन का टॉटनहम के ट्रेनिंग सेशन में नहीं जुड़ने से काफी बातें अभी मार्केट में उठ रही थी, काफी कुछ लोग बोल रहे थे, काफी कुछ फैंस बोल रहे थे उनको लेके। उन्होंने अभी क्लियर किया है कि उनका हमेशा से प्लान था कि वो जो सैटरडे भी कल गया है उस दिन टॉटनहम को ज्वाइन करने वाले थे। तो ऋषभ, आपसे मैं पहले पूछता हूँ कि कितनी सच लगती है ये बात आपको? मेरे को पीआर स्टंट लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सामने आके ये बात बोलें कि हाँ मैंने जानबूझ के ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं दूसरे क्लब के लिए अपना मूव फोर्स करना चाह रहा था, तो वो बहुत ही बुरा होता उनके फ्यूचर क्लब की रेपुटेशन के लिए भी, कि वो प्लेयर को ऐसा मूव लेने के लिए फोर्स कर रही है, क्योंकि हमने देखा यूनाइटेड काफी बदनाम हुई थी एरन वैन बिसाका के केस में। तो मेरे को लगता है टॉटनहम, अगर स्पर्स ने वो बात डिस्क्लोज करी कि उन्होंने अकेडमी में नहीं आए, और अब अगर केन आगे आकर बोल रहे हैं कि मेरा पूरी मंशाएं थी, ये भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि वो क्यों नहीं आए, तो ये मेरे को लगता है पीआर स्टंट है।
और बस रेपुटेशन बचाने के लिए हो रहा है। पेप ने रिसेंटली, पाटिल अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि मैनचेस्टर सिटी केन के पीछे जाएगी, बट फाइनल डिसीजन जो है वो टोटनहम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो उनको रिलीज करना चाहती है या नहीं चाहती। तो क्या लगता है आपको, इस साल केन को साइन कर पाना पॉसिबिलिटी है सिटी के लिए? जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि ग्रिलिश एक पॉसिबल साइनिंग है, बट केन एक बहुत ही लीस्ट पॉसिबल साइनिंग कह सकता हूँ मैं सिटी के लिए। बट इसमें पेप ने केन के अंदर बहुत, पेप ने बोला कि वी आर इंटरेस्टेड, और सिटी ने 100 मिलियन की बिड डाली भी है, जो कि टॉटनहम ने वैसे ही रिजेक्ट कर दी। तो सिटी अपने आप को रैंसम करके उनके 160 मिलियन के टारगेट या 160+ मिलियन के टारगेट को पूरा तो नहीं करेंगे, इसलिए पेप ने बोला कि वी आर ओपन टू मूव, वी आर इंटरेस्टेड, बट इफ टॉटनहम डजंट वांट टू नेगोशिएट इट्स ओवर। तो फिर और नहीं, और ना कि उस डील में कोई बर्नार्डो या फिर जीसस को इंक्लूड करेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि उनके 4 प्लेयर, हमारे सिटी के 4 प्लेयर जाना चाहते हैं, बट उनको कोई ऑफर लाना पड़ेगा, वरना वो सिटी प्लेयर है सारे। उन्होंने ओपनली बोला कि अगर कोई सिटी पे नहीं रहना चाहता तो दे आर ओपन टू गो, बट दे स्टिल हैव टू कम अप विद सम ऑफर्स, कोई आए उनको लेने के लिए। तो वही होगा, अगर कोई जाता भी है तो भी मेरे को लगता नहीं कि सिटी 120 मिलियन से ऊपर किस वैल्यूएशन पे केन को लेना चाहती है। 6 साल की डील करना विदाउट एनी रिलीज क्लोज, ऐसे एग्रीमेंट किया ही क्यों होगा केन ने? वो उनकी नाइविटी है कि वो डैनियल लीवी, अगर ऐसी न्यूज आ रही है, उसमें सच है कितना सच है नहीं है वो पता नहीं, कि जेंटलमैन एग्रीमेंट था कि अगले साल वो अगर चाहे तो जा सकते हैं, अगर चैंपियंस लीग क्वालिफाई ना करे तो उनके। बट अगर आप एक पेपर पे नहीं लिखते, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिखते, तो वो आपकी नाइविटी है कि वो सामने वाला उस वर्ड पे बना रहेगा। दीपक, आपके हिसाब से भी इस पूरी 6 साल की डील के अंदर केन की गलती दिखाई देती है आपको? की गलती नहीं कह सकते, हाँ एक तरीके से गलती, मतलब उनको तो विश्वास था कि डैनियल लीवी को जाने देंगे, जिस हिसाब से उन्होंने उनको सर्विस दी है। केन ने इतने सालों से उनके लिए अच्छा खेला है स्पर्स के लिए, और उनको लगा था कि डैनियल लीवी अगर एक अच्छा ऑफर आएगा तो जाने देंगे, लेकिन अगर अब वो उनको नहीं जाने दे रहे तो कह सकते हो आप केन की थोड़ी कुछ हद तक केन की गलती, और लेकिन मोस्टली डैनियल लीवी की एक एरोगेंसी है इसमें। ऋषभ, आपको क्या लगता है इस पर? जी बिल्कुल, इतने प्रोफिलिक स्ट्राइकर का इतना कंसिस्टेंटली आपके क्लब के लिए ऐसा परफॉर्म करना, और उसके बाद भी अगर आप ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे, आप अपने मैनेजर्स को अपनी एक ट्रॉफी से 10 कुछ दिन पहले अगर आप सैक कर रहे हो, तो आपने उस प्लेयर को उस ट्रॉफी जीतने से वंचित किया है, तो ऑब्वियसली केन चाहेंगे कि वो छोड़ें, और ऐसे में अगर उनको नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो एक एग्रीमेंट को साइन करने के पीछे प्लेयर्स का जो एजेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोगों के हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ? जी, और इसमें एक तो क्या अभी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे खत्म किया, तो क्या केन को अपने एजेंट को फायर कर देना चाहिए? वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो केन के जो एजेंट है उनके ब्रदर ही हैं। हाँ, बट वो है कि अगर आपको सामने वाले क्लब ने इतना विश्वास दिला दिया है कि जैसे वो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है कि अगर वो चाहे तो जा सकते हैं, अगर स्पर्स चैंपियंस लीग क्वालिफाई ना करे तो। और ऊपर से एक बात भी होती है कि उन्होंने एक रिलीज क्लॉज भी नहीं डाला, जैसे डिस्क्लोज हुआ है कि सिटी ने जैक ग्रिलिश का रिलीज क्लॉज पे किया है 100 मिलियन। अगर वो 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज नहीं होता तो मे बी ग्रिलिश नहीं आ पाते, क्योंकि एस्टन विला तैयार नहीं थी सिटी को देने के लिए वो प्लेयर। बट अगर ये आप किसी प्लेयर में नहीं है तो फिर वो सोलम कि उनका क्लब का ही डिसीजन है कि वो बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना, चाहे कितनी प्राइस आ जाए। तो वो अब एजेंट, अब आप किसी फैमिली मेम्बर को एजेंट बनाओगे तो वाइल्ड गैप्स रहेंगे, जैसे जो मेसी के बीच में भी वो बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बात बोलने आता कि कभी भी एक बिजनेस को फैमिली से नहीं वो करना चाहिए। और पास में दिखाया गया कि जितने भी लोगों ने अपने फादर को, ब्रदर को, मदर को एजेंट बनाया है, उनके साथ मदर भी कभी एजेंट बनी है? बिल्कुल बिल्कुल बनी है। रैबियोट की मम्मी उसकी वही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है डैनियल लीवी जो है वो 150 मिलियन प्लस डिमांड कर रहे हैं टॉटनहम हैरी केन के लिए, और दूसरी तरफ कह भी रहे हैं कि केन इज नॉट फॉर सेल। तो दो तरफ की बातें करना, क्या इस बात का तुक बनता है दीपक आपके साथ? मतलब दोनों तरीके, किस तरीके दोनों तरीके की बात? एक तरफ से तो बोल रहे हैं कि केन सेल के लिए नहीं है, और दूसरा जो है रिपोर्ट्स के हिसाब से वो 150 मिलियन पाउंड प्लस डिमांड कर रहे हैं केन के लिए। तो ये दो तरफ की बातें हुई ना। ऑब्वियसली वो
इनको बेचेंगे क्योंकि उनके पास एम्बिशन है, वो आगे चैंपियन लीग के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि चाहते तो ऑब्वियसली वो एक डिमांड तो रखेंगे कि हमको 150 मिलियन में बेचना, इससे ज़्यादा नहीं। उनको ही पता है कि सिटी अभी उन्होंने 100 मिलियन करा तो ऑब्वियसली वो 150 मिलियन तो नहीं लगाएगी। तो यही बस सीन है उनका। तो ऐसा तो कुछ दो तुक की बातें तो इसमें नहीं देख सकते। ऋषभ कुछ ऐड करना चाहोगे आप इसमें? क्योंकि आप अभी न्यूज आई है कि 60 मिलियन में टॉटनहम लॉटारो मार्टिनेज को साइन करना जा रही है आर्सेनल को बीट करके। तो ऑब्वियसली क्लियर साइनिंग है कि ये जो पैसा है ये केन की फंडिंग से ही आने वाला है। तो वही है एक बार अभी आया है। इंटर दोनों स्ट्राइकर भेज देगी, इंटर लिक्विफाई हो रही है, देखते हैं अब शायद एडमिन में जाए क्या हो। नेक्स्ट कुछ आवर्स बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, अगेन हम फ्लड होने वाले हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के से, तो देखना होगा क्या हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि इंटर अपने दोनों स्ट्राइकर एक ही विंडो में तो नहीं बेचेगी ऑब्वियसली। केन की बात चल रही थी, केन अभी जो है फिलहाल 28 साल के और नेक्स्ट सीजन तक वो 29 के हो जाएंगे। तो क्या अगले साल तक 150 मिलियन पाउंड्स उनकी वर्थ रहेगी? ऋषभ को क्या लगता है? डिपेंड करता है कौन सी लीग में वो इस साल खेल रहे हैं। अगर प्रीमियर लीग में इसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो खेलते रहेंगे और जिस हिसाब से वो गोल्स एंड असिस्ट का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो हाँ बिल्कुल। मुझे भी लगता है अगर उनका सीजन इतना अच्छा रहा जितना उनका लास्ट सीजन था तो और अगर किसी भी एक बड़ी टीम को अगर एक स्ट्राइकर की जरूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली मतलब और वो 100 प्लस ही रहेंगे उनकी प्राइस। सिटीजन पाटिल, देखिए मेरे पास दो पहलू है। एक तो वो 100 मिलियन मांग रहे हैं 100 प्लेयर्स का, वो वैल्यू उनकी मैं बोल सकता हूँ सही है, क्योंकि वो 100 मिलियन टोटनहम के लिए वर्थ करते हैं। मतलब अगर टोटनहम उनको खोती है तो उनको इतना बजट होना चाहिए कि वो किसी को रिप्लेस कर पाए या उनकी वैल्यू हो। अगर हैरी केन को आप टोटनहम से निकाल लेते तो टोटनहम में कुछ खास बचता नहीं है सॉन्ग के और इनके अटैकिंग थ्रेट के अलावा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि उनकी वैल्यू मार्केट ने सेट की है, बट अगर वो फ्यूचर देखे तो एटलीस्ट 2 या 3 साल तो अच्छे से परफॉर्म कर ही सकते हैं 31-33 तक। बट मैं एटलीस्ट समझ रहा हूँ जैसा हैरी केन का स्ट्रक्चर है, अगर वो इंजरी को अवॉइड कर तो आराम से 33 तक मतलब उनका टॉप लेवल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि आप वो वर्थ हैं सिटी। बिल्कुल उसी तरह से जिस हिसाब से डेक्लन राइस की मार्केट वैल्यू 40 मिलियन हो सकती है, बट एस्टन विला के लिए वेस्ट हैम के लिए वो 100 मिलियन के करीब है, क्योंकि उनको रिप्लेस करने में उनको उतना वो लग जाएगा। इंटर जिस स्टेट के साथ अभी गुजर रही है तो उस स्टेट के अंदर फैंस के साथ क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? 11 साल बाद आप एक ट्रॉफी जीतो और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका क्लब लिक्विफाई होने वाला है, सारी सब कुछ छोड़ के जाने वाला है आपको। फिर से अगर एक क्लब बिल्ड करना है तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा लगेगा। रोनाल्डो के जाने के बाद अब इनके पास एक ऐसा स्ट्राइक आया जो रोनाल्डो के गोल रिकॉर्ड्स को एक सीजन में मैच कर पाया, तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा। और ये कोई ऐसी चीज़ है जो फैंस हमेशा से वेट करते आते हैं और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आए तो डिवास्टेटेड होंगे। पीएसजी के साथ मेसी के जुड़ने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। पीएसजी ने, हमने पहले भी डिस्कस किया कि काफ़ी अच्छी साइनिंग्स कर ली हैं इस सीजन। तो चैंपियंस लीग में क्या इस बार दावा बोलेगी पीएसजी ऋषभ के हिसाब से? जी मेरे को कोई और टीम उनके सामने आती हुई दिख नहीं रही है ऐसे टाइम पे। उन्होंने डिफेंसिव साइनिंग्स कर ली, उन्होंने गोलकीपिंग साइनिंग कर ली, उन्होंने मिडफील्ड साइनिंग कर ली, उन्होंने राइट विंग साइन कर ली। अब बस एक मेसी के आते ही मेरे को नहीं लगता कि किसी भी डिपार्टमेंट में ये कमजोर होंगे। और बस एक चीज मेरे को ये लगती है, इतना सब कुछ मिल रहा है तो वो पोचेटिनो को मिल रहा है। मतलब ऑब्वियसली उनको एक अगर किसी डिपार्टमेंट में अपग्रेड करने की जरूरत है तो वो कोचिंग डिपार्टमेंट है। पाटिल क्या करें? ऐसी टीम होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीत जाएंगे चैंपियंस लीग, क्योंकि जैसा वो खेलते हैं। जब 200 मिलियन के बाद 300 मिलियन 200 मिलियन खर्च करने के बाद गारंटी नहीं हुई तो वहाँ टीम के साथ तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि उनके पास पहले भी नेमार और एम्बापे। अब अगर किसी टीम को बनाते हो तो एक या 2 प्लेयर के ऊपर बनाते हो। उनके टीम में इतने सारे ईगो हैं, मुझे उनकी टीम को खेलते हुए देखना पड़ेगा चैंपियंस लीग में, क्योंकि आप एक टीम में इतने सारे ईगो नहीं मैनेज है। जब रामोस भी आ गए, अगर आप मेसी को भी डाल दो
बहुत ज्यादा ईगोज हो जाएंगे एक ही टीम के अंदर। ईगोज, मैं इस हिसाब से ईगोज बोल रहा हूँ कि वो सारे ही लीडर बनना चाहते हैं उस टीम के और सारे ही डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें क्लैशेस होते ही हैं। आप एक फॉलोअर्स, मतलब एक लीडर और बाकी फॉलोअर्स हो, 2 हो ठीक है, पर इतने सारे, तो वो देखने वाला होगा कि वो कैसे होंगे। एटलीस्ट ये एक मैनेजर के ऊपर बात चली जाती है। मैनेजर से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है उनमें। अगर चाहे नेमार तो वो कोच बदल सकता है, अगर मेसी आ जाएंगे तो मेसी चाहते तो वो कोच बदल सकते हैं, वो वैसी टीम हो गई है। बस पीएसजी के लिए मैं एक बात बोला है, उन्होंने तो जब भी कोई टीम गैलेक्टिकोस इकट्ठे करती है, रियल मैड्रिड आज तक 2 बारी गैलेक्टिकोस इकट्ठे कर चुकी है। 2005 वाली टीम देखिए, 2011 वाली टीम देखिए, उनमें भी सारे प्लेयर्स ऐसे ही थे जो अपने अपने उसमें सुपरस्टार थे, सबका अपना अपना ईगो तो कह लीजिए। ऐसे में एक अच्छा मैनेजर आता है जो स्ट्रीमलाइन करता है, जैसे 2005 में उनके पास कौन था रियल मैड्रिड का कोच, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो स्पेन में वर्ल्ड कप जिताया जिसको, डेल बोस्के, उसको कह लीजिए। होजे मरीनियो से बड़ा ईगो मेरे ख्याल से किसी प्लेयर का नहीं है। तो ऐसे मैनेजर्स अगर आए तो इंटिमिडेटिंग हो, वो ही इन सब के ईगोस को काम डाउन करके स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। लेकिन तब भी वो चैंपियंस लीग नहीं जीते थे उस सीजन, बिल्कुल नहीं जीते थे। बात यहाँ पे कोहेसिव होके खेलने की है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई टीम नहीं आएगी इनके साथ। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं आ पाएंगे। ऑन पेपर्स अगर देखें तो पीएसजी से ऑन पेपर्स और फीफा में, हाँ बिल्कुल। तो दूसरी टीम अगर सेकंड स्पॉट अगर किसी को देना हो आप तीनों के हिसाब से, सेकंड स्पॉट आप किस टीम को दोगे? तीनों क्या मतलब चैंपियंस लीग क्या बोल रहे हैं? फेवरेट्स में, हाँ। सेकंड स्पॉट मैन सिटी को। मैं भी नहीं, मैं बायर्न को दूंगा। अगर सिटी ने हैरी केन को साइन किया तो हैरी केन, नहीं तो बायर्न। तो हैरी केन टीम सिटी अपना नाम चेंज करके हैरी केन टीम कर देगी अगर करा तो, बट मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है क्योंकि अभी सिटी की टीम में होल्स हैं जो हमें बताया। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, इस टाइम पे दोनों में से क्या टीम, कौन सी टीम ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है? एटलेटिको मैड्रिड पूरे सागा में एटलेटिको मैड्रिड हंस रही हो। नहीं, बट रियल और बार्सिलोना इन दोनों की बात कर रहे थे, एटलेटिको को थोड़ी देर साइड में रखो सब। अभी इस टाइम पे तो हमें उनके 11 प्लेयर्स बनाने में मुश्किल हो जाएगी। नहीं, अगर दोनों टीम की अब कंपेयर करें दोनों मैचेस की, तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड अच्छे पोजीशन में बारसा से एटलीस्ट, क्योंकि अभी बारसा को अभी और ट्रांजिशन बैक चले गए, अभी उनको और ट्रांजिशन करने हैं, तो उनके पास क्लियर पाथ है, उनको पता है क्या करना है। अभी तक मेरे को बारसा का तो लगता नहीं कि उनको पता है उनको क्या करना है। 30+ प्लेयर को और डिपर को उन्होंने साइड किया, उनका पाथ क्या है वो अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनका पूरा पाथ ही क्लियर नहीं है। अभी तो उनको प्लेयर ऑफलोड करने पड़ेंगे। उन्होंने जब बोला है कि एक लियो मेसी को ना लेने के बाद भी हमारा बजट सही नहीं बैठ रहा है, अभी भी शायद उनको 180 मिलियन करना है। 70 नहीं, उन्हें एक प्लेयर या 2 प्लेयर ऑफलोड करने हैं क्योंकि उनको सैलरी उठानी है। इतनी सैलरी ऑफलोड हो जाएगी ना अगर 2 प्लेयर चाहिए तो अभी तो वो बहुत ही घटिया सिचुएशन में वो बारसा। तो यहीं पे अपने इस एपिसोड को फिनिश करते हैं। अगर आपने हमारा एपिसोड पूरा सुन लिया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। तो इसी बात पे थैंक यू वेरी मच। टिंडर पे नहीं है, इसी बात पे बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।